अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 का जो एक और टॉपिक जो आज हम पढ़ेंगे वो ये 6 टॉपिक हैं। पहले हम पढ़ेंगे एम्पिरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला और एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, एटॉमिक नंबर, फार्मूला मास। ठीक है, तो ये 6 चीजें आज के इस वीडियो के अंदर हम समझने की पूरी कोशिश करेंगे। इंशाल्लाह इस वीडियो के बाद आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी, इंशाल्लाह कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और कोई भी चीज मिस मत कीजिएगा ताकि आपको पूरी बात आसानी के साथ समझ में आ जाए। शुरू करते हैं। सबसे पहले एम्पिरिकल फार्मूला क्या है, एम्पिरिकल फार्मूला का डिस्कस करेंगे और उसके बाद पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक है, ठीक है ना। पिछले वीडियो के हमने पढ़ा था कि केमिकल फार्मूला क्या होता है। यानी केमिकल फार्मूला दो चीजों को जाहिर करता है। केमिकल फार्मूला एक तो शो करता है किसी भी चीज के अंदर कितने एटम है, किसी भी कंपाउंड के अंदर कितने एटम है, किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर कितने एटम है, और उसके बाद ये भी शो करता है कि उस जो मॉलिक्यूल है या कंपाउंड है उसके अंदर जो एटम है उसका नंबर क्या है, उसका रेशियो क्या है। ठीक है, तो ये हमें क्या बताता है, केमिकल फार्मूला। ठीक है, अब केमिकल फार्मूला के दो टाइप्स होते हैं, एक एम्पेरिकल फार्मूला और दूसरा मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे एम्पेरिकल फार्मूला क्या है और मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले एम्पेरिकल फार्मूला क्या है। एम्पेरिकल फार्मूला, ठीक है, तो एम्पेरिकल फार्मूला क्या है, क्या बताता है हमें। तो एम्पेरिकल फार्मूला शो मिनिमम रेशो, मिनिमम रिलेटिव रेशो ऑफ एटम्स इन एनी कंपाउंड। ठीक है, अब ये एम्पिरिकल फार्मूला क्या बताता है, ये हमें बताता है मिनिमम रिलेटिव रेशियो ऑफ एटम्स। ठीक है, हमें रेशियो बताता है एटम्स का, मगर मिनिमम एम्पिरिकल फार्मूला हमें क्या बताता है, मिनिमम रेशियो ऑफ एटम्स इन एनी कंपाउंड। यानी किसी भी कंपाउंड के अंदर जो एटम्स हैं उसका मिनिमम रेशियो, रिलेटिव रेशियो हमें बताता है, मिनिमम रिलेटिव रेशियो। ठीक है, अब किस तरह बताता है मैं आपको बताता हूं। जैसे अब एक कंपाउंड है, हमारा ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, ठीक है, जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, C6H12O6। ठीक है, यानी अगर इसका हम जो एटम्स है उसका रेशियो देखें तो कितना है, 6 12 6। ठीक है, तो अब अगर हम इसको सिंपल करें, सिंप्लीफाई करें, तो आपने मैथ के अंदर पढ़ा होगा, अगर इसको किस तरह सिंप्लीफाई करना है, रेशियो का मतलब क्या होता है। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई इस तरह कर सकते हैं कि हम इसको सबको 6 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो 6 का टेबल 6 पर एक बार लगेगा और 12 पर 2 बार और 6 पर एक बार। ठीक है, तो अब ये क्या है, ये इस ग्लूकोज का सिंपलेस्ट रेशियो है। ठीक है, मिनिमम रेशियो। ठीक है ना, तो इसे हम क्या कहेंगे, ये हमारा होगा क्या, एम्पेरिकल फार्मूला। किस तरह होगा, CH2O। ठीक है, ये हमारा होगा क्या, एम्पेरिकल फार्मूला। यानी इसके अंदर क्या है, जो एटम का नंबर है वो क्या है, रिलेटिव क्या है, मिनिमम रिलेटिव रेशियो ऑफ एटम, यानी कम से कम जो एटॉमिक रेशियो है वो है इसके अंदर है। ठीक है, और इसी तरह अगर हम, ये हाइड्रोजन पर ऑक्साइड है, ठीक है, ये क्या है, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। अब इसका जो रेशियो है एटम्स का वो 2:2 है। अब इसको अगर हम सिंपल करें तो क्या होगा, 1:1, यानी HO। तो ये HO जो है ये क्या है, एम्पेरिकल फार्मूला। ठीक है, इसका हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का।
तो या इसी तरह आप अगर बेंजीन ले लें C6H6, ठीक है, ये बेंजीन का फार्मूला है C6H6। तो इसकी जो रेशियो देखें एटम की, तो 6:6 है, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा, 1:1, ठीक है। तो अब ये जो 1:1 यानी कार्बन भी 1 और हाइड्रोजन भी 1, तो ये क्या है, इंपेरिकल फार्मूला ऑफ बेंजीन, ठीक है। अब देखें ये जो इंपेरिकल फार्मूला होता है, इसके अंदर हमने क्या चीज नोट की, एक तो ये चीज है एम्पिरिकल फार्मूला, ये नंबर पहली बात तो ये सिंपलेस्ट रेशियो होता है एटम्स का, ठीक है। यानी एटम्स का सिंपलेस्ट रेशियो होता है किसी भी कंपाउंड के अंदर, ठीक है, सिंपलेस्ट रेशियो को बताता है। और दूसरी बात ये डज नॉट शो एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स, यानी ये एक्चुअल नंबर नहीं बताता, यानी ये सिंपलेस्ट बताता है, लेकिन वो जो ये नंबर बताता है एटम का, वो एक्चुअल नहीं होता, हकीकत में वो नंबर नहीं होता उसके फार्मूला के अंदर, लेकिन वो उसका क्या होता है, एक सिंपलेस्ट रेशियो होता है, ठीक है। उसके बाद इट शो ऑल टाइप ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन इट, यानी ये बताता है ऑल टाइप ऑफ एटम प्रेजेंट इन इट, यानी उसके अंदर किसी भी यानी कंपाउंड के अंदर कौन कौन से एटम हैं ये वो बताता है, लेकिन ये एक्चुअल नंबर नहीं बताता उनका, लेकिन बताता है कि कौन कौन से एलिमेंट हैं। मिसाल के तौर पर अब ये एक ग्लूकोज का फार्मूला है, तो उसका ये एम्पिरिकल फार्मूला है, तो अब देखें ये भी बता रहा है कार्बन जिसके अंदर है, हाइड्रोजन भी, ऑक्सीजन भी है, लेकिन नंबर एक्चुअल नहीं है, नंबर जो है एटम का वो सही नहीं है, ठीक है ना, एक्चुअल नहीं है। तो इसी तरह ये बेंजीन का फार्मूला है C6H6। अब इसका एम्पिरिकल फार्मूला क्या है, CH। अब CH बता रहा है कि इसके अंदर कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है, मगर जो नंबर है वो क्या है, उसके एक्चुअल नहीं बता रहा। मिसाल के तौर एक्चुअल नंबर क्या है, C6H6 है, मगर यहाँ पर CH है, यानी यहाँ पर एक कार्बन है एक हाइड्रोजन है, मगर एक्चुअल में क्या है, तो कार्बन 6 है और हाइड्रोजन भी 6 है, ठीक है। तो यानी ये तीन जो है पॉइंट्स हैं, तो नोट कर लें। उसके बाद मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, और मॉलिक्यूलर फार्मूला जो होता है ना, ये हमें बताता है एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन एनी सब्सटेंस, ठीक है। यानी ये जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो हमें एग्जैक्ट एक्चुअल नंबर ऑफ एटम बताता है। मिसाल के तौर पर अब अगर हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल ले लें H2O, ठीक है, तो ये हमें क्या बताता है, एक्चुअल नंबर ऑफ क्या बताता है, एटम्स, यानी वाटर के एक मॉलिक्यूल के अंदर दो हाइड्रोजन के एटम होंगे और एक ऑक्सीजन का एटम होगा। इसी तरह अगर C6H12O6, ठीक है, तो इसका जो है हमें क्या बताता है, एग्जैक्ट रेशियो बताएगा। जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वो क्या बताता है हमें, एग्जैक्ट रेशियो, यानी जो जितने एटम होंगे उतने ही एग्जैक्ट बताएगा। लेकिन जो हमने पहले डिस्कस किया एम्पेरिकल फार्मूला, तो एम्पेरिकल फार्मूला क्या होता है, वो हमें बताता है मिनिमम, यानी सिंपलेस्ट बताता है, सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एटम्स, ठीक है ना। और ये हमें क्या बताता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला हमें बताता है एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन एनी मॉलिक्यूल एनी सब्सटेंस, ठीक है। तो हमें ये बताता है कि कितने एटम्स हैं किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर, और ये हमें ये भी बताता है कि कौन कौन से एटम किसी मॉलिक्यूल के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर पहली इसकी पॉइंट तो ये है कि शो एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है, वी
फाइंड मॉलिक्यूलर फार्मूला मास बाय एडिंग masses of atoms present in it। यानी अगर हमें किसी भी मालिक्यूल का मालिकुलर फार्मूला मास मालूम करना हो, किसी भी मालिक्यूल का मास मालूम करना हो, वजन मालूम करना हो, तो वो हम उसमें उसके अंदर क्या यूज करते हैं, मालिकुलर फार्मूला यूज करते हैं। मालिकुलर फार्मूला के जरिए हम क्या मालूम करते हैं, जो है मालिकुलर फार्मूला मास। अब हम चलते हैं एटॉमिक नंबर की तरफ। एटॉमिक नंबर, ठीक है। अब एटॉमिक नंबर को समझने के लिए सबसे पहले हम एक चीज को रिकॉल करते हैं, रिपीट करते हैं। अब पिछली वीडियोस के अंदर हमने पढ़ा था कि एटम के स्ट्रक्चर के अंदर क्या होता है। एटम के अंदर एक प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है, जो न्यूक्लियस के अंदर होता है, और उसके अराउंड, एटम के अराउंड ऑर्बिटल के अंदर जो उसके इर्द गिर्द जो है इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, इस तरह का होता है। ये एटम का न्यूक्लियस होता है, जहां प्रोटॉन भी होते हैं और न्यूट्रॉन भी होते हैं, और उसके अराउंड क्या होता है, ऑर्बिटल्स होते हैं, जहां पर क्या होते हैं, हमारे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं, यानी घूमते हैं। ठीक है, सर्कल के अंदर घूमते हैं। और ये जो बीच में है इसे हम कहते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। ठीक है, अब एटॉमिक नंबर क्या है, एटॉमिक नंबर है द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एटम। ठीक है, अब ये जो एटॉमिक नंबर है ये हमें बताता है एटॉमिक जो न्यूक्लियस के अंदर कितने प्रोटॉन हैं। यानी न्यूक्लियस के प्रोटॉन जो है, न्यूक्लियस के अंदर जो मौजूद है, ये जो प्रोटॉन है, इनका जो नंबर है, इनकी जो तादाद है, वो हमें एटॉमिक नंबर बताती है। मिसाल के तौर पर कैसे, अब मैं एक मिसाल लेता हूं कार्बन की। क्या है, कार्बन एटम की। ठीक है, और दूसरी लेता हूं हाइड्रोजन की, इसी तरह एक हीलियम की, उसके बाद लिथियम की। ठीक है, अब ये मैं बनाता हूं हाइड्रोजन का, कार्बन का एटम। ठीक है, अब ये जो हाइड्रोजन का एटम, ये हीलियम का एटम, और ये लिथियम का एटम। ठीक है, अब इन एटम्स के अंदर आप देखेंगे कि ये जो हमारा कार्बन है, कार्बन के न्यूक्लियस के अंदर 6 प्रोटॉन होते हैं। ठीक है, और 6 न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, अभी हम न्यूट्रॉन को छोड़ते हैं, अभी हम प्रोटॉन पे आते हैं। ठीक है, अब कार्बन के अंदर कितने प्रोटॉन होते हैं, 6। हाइड्रोजन के अंदर प्रोटॉन कितने होते हैं, 1। ठीक है, और हीलियम के अंदर प्रोटॉन कितने होते हैं, 2। और लिथियम के अंदर प्रोटॉन कितने होते हैं, 3। ठीक है, अब मैंने आपको डेफिनेशन में बताया, द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एटम इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। यानी जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा उतना ही एटम का एटॉमिक नंबर होगा। ठीक है, जितने एटम के अंदर प्रोटॉन होंगे उतना ही उस एटम का एटॉमिक नंबर होगा। अब यहाँ पर कार्बन के अंदर कितने प्रोटॉन हैं, 6 प्रोटॉन हैं, तो इसका एटॉमिक नंबर कितना होगा, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर कितना होगा, 6 होगा। ठीक है, और इसी तरह हाइड्रोजन के अंदर प्रोटॉन कितने हैं, 1 प्रोटॉन है, तो उसका एटॉमिक नंबर कितना होगा, 1 होगा। हीलियम के अंदर कितने प्रोटॉन है, 2,
तो इसका एटॉमिक नंबर कितना होगा? 2 होगा। लिथियम के अंदर कितने प्रोटॉन है? 3, तो इसका एटॉमिक नंबर कितना होगा? 3 होगा। ठीक है, तो ये आपको बात समझ में आ गई होगी। उसके बाद ये जो एटॉमिक नंबर है ये हमें बताता है प्रोटॉन का नंबर। अब ये बात भी जहन नशीन कर लें, ये बात भी जहन के अंदर डाल दें, ये बात भी याद कर लें कि हर एटम के अंदर, किसी भी एटम के अंदर जितने प्रोटॉन होंगे, जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे, जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, अब यहां पर 6 प्रोटॉन है तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 2, 3, 6, 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। इसके अंदर एक प्रोटॉन है तो इलेक्ट्रॉन भी 1 होगा। इसके अंदर 2 प्रोटॉन है तो इलेक्ट्रॉन भी 2 होंगे। ठीक है, इसके अंदर 3 प्रोटॉन है तो इलेक्ट्रॉन भी 3 होंगे। ठीक है, यानी किसी भी एटम के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं। अब दूसरी बात, ये सवाल बहुत ज्यादा पूछा भी जाता है कि एटम के ऊपर क्या चार्ज है, कौन सी चार्ज है, पूरे एटम के अंदर कौन सी चार्ज है, यानी एटम पर क्या चार्ज है, पॉजिटिव है, नेगेटिव चार्ज है? तो इसका जवाब है एटम पर कोई चार्ज नहीं। क्यों चार्ज नहीं है? इसलिए चार्ज नहीं है कि अब प्रोटॉन पर कौन सी चार्ज होती है? प्रोटॉन पर होती है पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन पर कौन सी चार्ज होती है? नेगेटिव चार्ज। अब जितने प्रोटॉन है उतने ही इलेक्ट्रॉन है एटम के अंदर, जितने मैंने बताया ना, जितने प्रोटॉन है उतने ही इलेक्ट्रॉन है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव क्या हो जाते हैं? कैंसिल हो जाते हैं, और एटम पर क्या हो जाती है? चार्ज जीरो, न्यूट्रल, यानी एटम पर कोई चार्ज नहीं है। ठीक है, बात समझ में आ गई? मैं रिपीट कर देता हूं कि एटम के अंदर एक प्रोटॉन होता है और इलेक्ट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है, और दोनों चार्ज इक्वल हैं, यानी जितने प्रोटॉन है उतने ही इलेक्ट्रॉन है। तो जब दोनों चार्जेस इक्वल हैं तो एटम क्या हो जाता है? न्यूट्रल हो जाता है, न पॉजिटिव रहता है न नेगेटिव, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज भी उतनी है और नेगेटिव चार्ज भी उतनी है, दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं और एटम पर चार्ज जीरो हो जाती है, न्यूट्रल हो जाता है। ठीक है, तो अब ये है हमारा एटॉमिक नंबर। अब एटॉमिक नंबर को हम शो करते हैं Z से। ठीक है, आ जाते हैं हम एटॉमिक मास की तरफ। क्या? एटॉमिक मास। अब एटॉमिक मास क्या होता है? एटॉमिक मास हम कहते हैं, ठीक है, एटम के वजन को, एटम के मास को वो कैसे मालूम करते हैं, वो किस चीज को, उसकी डेफिनेशन क्या है? तो एटॉमिक मास इज एडिशन ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, यानी मैंने आपको बताया कि न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं? प्रोटॉन भी होते हैं और न्यूट्रॉन भी होते हैं, दोनों चीजें होती हैं, प्रोटॉन भी और न्यूट्रॉन भी। तो उन दोनों के मासेस के एडिशन को हम क्या कहते हैं? एटॉमिक मास। ठीक है, अब मिसाल के तौर पर किस तरह, अब ये मिसाल के तौर पर हाइड्रोजन का एटम है, और इसी तरह ये कार्बन का एटम है, ये नाइट्रोजन का एटम है, ये ऑक्सीजन का एटम है, और इसी तरह हमारा जो है आप हीलियम का है, और ये हमारा सोडियम का है। ठीक है, अब आप यहां पर देखें, ये जो एलिमेंट हैं इन के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर जाहिर सी बात है प्रोटॉन भी होंगे और न्यूट्रॉन भी होंगे। ठीक है, इनके अंदर क्या होंगे? प्रोटॉन भी होंगे और न्यूट्रॉन भी होंगे। अब मिसाल के तौर पर हाइड्रोजन का एटम है ना, तो हाइड्रोजन के अंदर हमने पहले पढ़ा एक प्रोटॉन होता है। प्रोटॉन कितने होते हैं? एक। और नाइट्रोजन के अंदर न्यूट्रॉन नहीं होता, जीरो न्यूट्रॉन। ठीक है, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन कितने होते हैं? जीरो। अब हमने ये डेफिनेशन क्या बता रही है कि हम एटम
जो ये एटॉमिक मास किस चीज को कहते हैं, एडिशन ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन, एक तो प्रोटॉन का नंबर और दूसरा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। अब यहाँ पर मिसाल के तौर पर एटॉमिक मास है ये हमारा बराबर है क्या, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। अब प्रोटॉन कितने हैं, एक, न्यूट्रॉन कितना है, 0, तो एक और 0 एक होगा, तो हमारा हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होगा, 1। ठीक है, और इसी तरह से कार्बन है, तो कार्बन के अंदर जो प्रोटॉन होते हैं वो होते हैं 6, न्यूट्रॉन कितने होते हैं, 6। ठीक है, तो अब इसका एटॉमिक मास कितना होगा, तो एटॉमिक मास को ए से डिनोट करते हैं, बराबर है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। प्रोटॉन कितने, 6, न्यूट्रॉन कितने, 6, 6 और 6 12। ठीक है, इसी तरह नाइट्रोजन का एटॉमिक जो उसके अंदर प्रोटॉन कितने होते हैं, 7 प्रोटॉन होते हैं और 7 न्यूट्रॉन। ठीक है, तो इसी तरह नाइट्रोजन बराबर है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ठीक है, सॉरी ए, और प्रोटॉन कितने हैं, 7 प्लस 7 कितने हुए, 14। ठीक है, तो इसी तरह दूसरे एलिमेंट्स के जो हाइड्रो वो है ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के न्यूक्लियस के अंदर 6 प्रोटॉन होते हैं, सॉरी 8 प्रोटॉन होते हैं, 8 न्यूट्रॉन, इसलिए उसका एटॉमिक मास कितना है, 16। इसी तरह हीलियम पे आ जाए तो हीलियम के अंदर जो है 2 प्रोटॉन होते हैं और 2 न्यूट्रॉन, इसलिए उसका एटॉमिक मास कितना होगा, 4। और इसी तरह सोडियम के अंदर 11 प्रोटॉन होते हैं और 12 न्यूट्रॉन होते हैं, तो इसका एटॉमिक मास कितना होगा, 23। ठीक है, तो इस तरह होता है ये, इसके 16, इसके 4 एटॉमिक मास और इसका 23। ठीक है, अब ये जो एटॉमिक मास होता है इसको हम डिनोट, मैंने आपको बताया, ए से करते हैं। ये ए क्यों लिखिए, एटॉमिक मास को ए से डिनोट करते हैं। ठीक है, और दूसरी बात, एटॉमिक मास का जो यूनिट होता है वो हम लिखते हैं AMU। किस चीज का लिखते हैं, AMU। अब हर चीज को हम मेजर करते हैं ना, मिसाल के तौर पर अगर आप आलू लेने जाते हैं तो किलोग्राम में लेते हैं, वो उसका यूनिट है मास का। ठीक है, और उसके बाद अगर अगर आप कपड़ा लेते हैं तो मीटर के अंदर लेते हैं, कोई भी चीज होती है उसका कोई ना कोई मेजर करने का कोई ना कोई यूनिट होता है, तो इसके अंदर हम यूनिट क्या इस्तेमाल करते हैं, एटॉमिक मास के अंदर AMU, एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, तो आगे चलते हैं। मेरे ख्याल में ये आज के लिए काफी हो गया है, वीडियो बहुत ही लंबी हो गई है। इंशाल्लाह हम अगले वीडियो के अंदर मिलेंगे अगली टॉपिक के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अगर कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं और बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी। और उसके बाद अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम।